सोचो, एक माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़कर वैसाखी मनाने निकली थी और कुछ ही मिनट बाद उस हाथ की गर्माहट हमेशा के लिए ठंडी पड़ गई थी। वहां हर गोली एक परिवार को तोड़ रही थी। आज हम उन्हीं आवाजों को सुनेंगे जो चीख कर भी कभी वापस नहीं आई। शुरू से शुरू करते हैं। 13th April 1919 की सुबह अमृतसर में जिंदगी बिल्कुल आम लग रही थी। बाजार खुले थे, लोग त्योहार मनाने निकल रहे थे, कुछ परिवार बाल बच्चों के साथ घूम रहे थे। उस वक्त किसी को क्या पता था कि शाम होने से पहले पूरी मिट्टी खून से रंग चुकी होगी। जलियांवाला बाग, एक ऐसी जगह जिसे आसपास की दीवारों ने घिरा रखा था। ना कोई ऊंचा दरवाजा, ना बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता। लोग वहां इकट्ठा हो रहे थे, रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक शांतिपूर्ण सभा में हिस्सा लेने के लिए। कुछ लोग तो बस बैसाखी का मेला देखकर इधर आ गए थे। बेगुनाह लोग, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी डर के, सिर्फ अपनी आवाज रखने आए थे। लेकिन शहर में टेंशन बढ़ चुकी थी। ब्रिटिश कमिश्नर को लगा कि अमृतसर में बागी इकट्ठा हो रहे हैं और तब एंट्री होती है एक नाम की, जनरल रेजिनाल्ड डायर। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के दिल में आज भी क्रोध भर जाता है। डायर ने फैसला लिया कि अगर लोग विरोध कर रहे हैं तो उन्हें जबरदस्ती रोका जाएगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, डर पैदा करो, ऐसा डर कि कोई दोबारा आवाज ना उठाए। शाम के आसपास डायर अपने 50 से ज्यादा सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग की ओर बढ़ा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने पहले बाग का हवा काट कर देखा, अंदर हजारों लोग, और ये देखते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा सख्त फैसला नजर आया। उसने बाग के एकमात्र रास्ते पर अपने सैनिक तैनात कर दिए। लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। कोई बच्चा पीठ पर बैठा था, कोई बुजुर्ग शाम की हवा खा रहा था, कोई जवान अपने दोस्तों के साथ देश के फ्यूचर पर बात कर रहा था। और फिर बिना एक पल की देरी किए, बिना एक शब्द की चेतावनी दिए, जनरल डायर ने अपने सैनिकों को वो हुक्म दिया जिसे सुनते ही हवा ठंड पड़ गई, फायर। एक पल में गोलियों की गूंज पूरे बाग में फैल गई। लोग घायल होते गए, चीखते हुए गिरते गए। बच्चे अपनी मां के हाथ छोड़कर जमीन पर गिर गए। सैनिकों को रुकने से मना किया गया था। उन्हें कहा गया कि गोलियां सिर्फ भीड़ के बीच चलाओ, जहां लोग सबसे ज्यादा खड़े। गोलियां लगती रही, लोग गिरते रहे, कोई दीवार की ओर मरा गया, कोई जमीन पर गिरकर मर गया। सभी लोग बचने की कोशिश करते, कुछ लोग बीच में बने कुएं की ओर उड़े, ये सोचकर कि शायद वहां जान बच जाए। लेकिन कुआं इस कदर भर गया कि लोग एक दूसरे पर गिरते गए। बाद में जब कुएं से लाशें निकाली गई तो उनका दर्द देखकर सारा देश डर गया। सरकारी रिकॉर्ड में 380 मौत लिखी, लेकिन असली गिनती हमेशा 1000 से ऊपर मानी गई। ब्रिटिश सरकार ने उस दिन सिर्फ गोलियां नहीं चलाई, उसने इंसानियत पर वार किया। जलियांवाला बाग की मिट्टी खून से भर गई थी, हवा में चीखों की गूंज गूंजती रही और रात भर लाशें उठाई गई। पर उस रात एक और चीज जन्मी, आजादी के लिए एक ऐसी आग जिसे दबा पाना ब्रिटिश के बस में नहीं था। अगले ही दिन पूरा भारत फट पड़ा। लोगों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट उठा। महात्मा गांधी, जो शांति और अहिंसा के प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार की इस बर्बर घटना पर विश्वास ही नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने सच देखा, तब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। एक ऐसा आंदोलन जिसमें पूरा देश एक सुर में बोल उठा, हम तुम्हारी हुकूमत को नहीं मानते। ब्रिटिश सरकार के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। जलियांवाला बाग ने देश को जगा दिया था। एक एक इंसान ने महसूस किया कि आजादी मांगकर नहीं मिलेगी, लेकिन हक से हासिल करनी पड़ेगी। आज जलियांवाला बाग एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि एक यादगार है। एक ऐसी जगह जहां हर गोली का निशान बताता है कि जुल्म कितना गहरा है। जमीन पर पड़े निशान बताते हैं कि लोग किस तरह भागे होंगे, किस तरह जख्मी हुए,
और कुएं के पास खड़े होके लगता है कि उनकी चीख आज भी हवा में तैर रही है। इस घटना ने पूरे देश को एकता में बांध दिया। आजादी की जो आग उस दिन भड़की, उसने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया और आखिरकार वो दिन आया जब भारत आजाद हुआ। उन्हीं लोगों की कुर्बानियों की वजह से, जिन्होंने जलियांवाला बाग में अपना लहू बहाकर एक नई सुबह का रास्ता बनाया। जलियांवाला बाग सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि एक याद दिलाने वाली जगह है कि आजादी की कीमत बहुत महंगी होती है। आज भी जब हम वहां जाते हैं तो लगता है कि मिट्टी कह रही है, उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन शहीदों को कभी न भूलें और हमेशा याद रखें कि जिस देश में हम आज खुलकर सांस ले रहे हैं, उसका हर कंकर किसी न किसी शहीद के खून से रंगा हुआ है।